देखिए EHI 01 का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए क्वेश्चन क्या है, औपनिवेशिक शासन के आर्थिक प्रभाव के बारे में एक टिप्पणी लिखिए। देखिए इसका उत्तर कैसे होगा। भारत में प्रारंभिक आक्रमणकारियों और ब्रिटिश साम्राज्यवादियों में मुख्य अंतर यह था कि अंग्रेजों के अतिरिक्त किसी अन्य प्रारंभिक के आक्रमणकारी ने न ही भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचना में परिवर्तन किया और न ही धन की निरंतर निकासी का सिद्धांत अपनाया। भारत में ब्रिटिश शासन के फलस्वरूप भारतीय अर्थव्यवस्था उपनिवेशी अर्थव्यवस्था में रूपांतरित हो गई तथा भारतीय अर्थव्यवस्था के सभी नीतियां एवं कार्यक्रम उपनिवेशी हितों के अनुरूप बनने लगे। भारतीय अर्थव्यवस्था पर ब्रिटिश शासन के विस्तृत प्रभावों का वर्णन नियमानुसार है। इसको देखते हैं नियमानुसार क्या है। देखिए अनौद्योगिकरण 1818 के चार्टर एक्ट द्वारा ब्रिटिश नागरिकों को भारत से व्यापार करने की छूट मिलने के फलस्वरूप भारतीय बाजार सस्ते एवं मशीन निर्मित आयात से भर गया। दूसरी ओर भारतीय उत्पादकों के लिए यूरोपीय बाजार में प्रवेश करना अत्यंत कठिन हो गया। 1820 के पश्चात तो यूरोपीय बाजार भारतीय उत्पादों के लिए लगभग बंद ही हो गए। भारत में रेलवे के विकास ने यूरोपीय उत्पादों को भारत के दूर दराज के क्षेत्रों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारत में परंपरागत हस्तशिल्प उद्योग का ह्रास इसलिए नहीं हुआ कि यहाँ औद्योगिकरण या औद्योगिक क्रांति हुई, बल्कि यह ह्रास अंग्रेजी माल के भारतीय बाजारों में भर जाने से हुआ। आइए आगे देखते हैं। क्योंकि भारतीय हस्तशिल्प अंग्रेजों के सस्ते माल का मुकाबला नहीं कर सका, लेकिन इस अवधि में यूरोप के अन्य देशों के परंपरागत हस्तशिल्प उद्योग में भी गिरावट आई, पर इसका कारण वहां कारखानों को विकसित होना था। यह वह समय था जहां एक और भारतीय हस्तशिल्प उद्योग तेजी से पतन की ओर अग्रसर था तथा वह अपनी मृत्यु के कगार पर पहुंच गया था। वहीं दूसरी ओर इस काल में इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति तेजी से अपने पैर जमा रही थी तथा देश का तेजी से औद्योगिकरण हो रहा था। इस समय भारतीय शिल्पकार एवं दस्तकार पर्याप्त संरक्षण के अभाव में विषम परिस्थितियों के दौर से गुजर रहे थे। वहीं नए पश्चात अनुप्रयोग तथा तकनीक ने अनेक संकट को और गंभीर बना दिया। अनौद्योगिकरण एक और नकारात्मक प्रभाव था भारत के अनेक शहरों का पतन तथा भारतीय शिल्पियों का गांवों की ओर पलायन। अंग्रेजी की शोषणकारी तथा भेदभाव मूलक नीतियों के कारण बहुत से भारतीय दस्तकारों ने अपने के परंपरागत व्यवसाय को त्याग दिया तथा वे गांव में जाकर खेती करने लगे। उदाहरणतः बंगाल में कंपनी शासन के दौरान दस्तकारों एवं शिल्पकारों को बहुत कम दरों पर काम करने तथा अपने उत्पाद अत्यंत कम मूल्यों पर बेचने हेतु विवश किया गया। इससे भूमि पर दबाव बढ़ा। अंग्रेज सरकार की कृषि विरोधी नीतियों के कारण यह क्षेत्र पहले से संकटग्रस्त था और भूमि पर दबाव बढ़ने के कारण ग्रामीण अर्थव्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई। भारत एक संपूर्ण निर्यातक देश से संपूर्ण आयातक देश बन गया। कृषकों की बढ़ती हुई दरिद्रता। ब्रिटिश सरकार की रुचि केवल लगान में वृद्धि करने तथा उसका अधिकाधिक हिस्सा प्राप्त करने में थी। इसी लालची की वजह से अंग्रेजों ने देश के कई हिस्सों में भूमि की अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था लागू कर दी।
इस व्यवस्था में सरकार की मांग तो स्थिर थी, किंतु लगन जो जमींदार किसान से लेता था वह परिवर्तन था। अतएव कालांतर में लगन की दरों में अत्यधिक वृद्धि कर दी गई। लगन अदा न करने पर किसानों को उनकी भूमि से बेदखल कर दिया जाता था। इससे किसान भूमि पर अपनी पुश्तैनी अधिकारों से हाथ धो बैठते थे। सरकार द्वारा जमीन की उर्वरता बढ़ाने के लिए अत्यंत कम धन खर्च किया जाता था। जमींदार, जिन्हें किसानों को भूमि से बेदखल करने का अधिकार था, अपने अधिकारों का दुरुपयोग करते थे तथा लगन में अपने हिस्सों को बढ़ाने के लिए किसानों को बेगार या ढालपूर्वक कार्य करने हेतु विवश करते थे। कृषि में अधिक धन लगाने हेतु सरकार की ओर से कृषकों को किसी तरह का प्रोत्साहन भी नहीं दिया जाता था। कृषकों पर लगान का बोझ अधिक न हो जाने पर वे सूदखोरों से ऋण लेने पर बाध्य हो जाते थे। सूदखोर, जो अधिकांशतः गांव के अनाज व्यापारी होते थे, काफ़ी ऊंची दरों पर किसान को ऋण देते थे। इस प्रकार किसानों के ऊपर सरकार, जमींदार एवं सूदखोरों का तिहरा बोझ होता था। अकाल एवं अन्य प्राकृतिक आपदाओं के समय कृषकों की समस्याएं और भी बढ़ जाती थी। अतः ब्रिटिश शासन की नीतियों से भारतीय कृषि पर अत्यंत नकारात्मक प्रभाव पड़ा तथा कृषकों की दरिद्रता अत्यंत बढ़ गई। देखिए तीसरा पॉइंट, पुराने जमींदारों की तबाही तथा नई जमींदारी व्यवस्था का उदय। वर्ष 1815 के अंत तक बंगाल की कुल भूमि का लगभग 50% के दूसरे हाथों में स्थानांतरित किया जा चुका था। इन नए हाथों में भूमि के जाने से जमींदारों के एक नए वर्ग का उदय हुआ तथा नए भू संबंधों का विकास हुआ। जमींदारों के इस नए वर्ग के पास सीमित शक्तियों एवं अत्यंत कम के संसाधन थे तथा भूमि पर कब्जे के कारण यह वर्ग अस्तित्व में आया था। लगान व्यवस्था में बिचौलियों के बढ़ने से प्रत्यक्ष जमींदारों का लोप हो गया था तथा किसानों पर बोझ और ज़्यादा बढ़ गया था। भूमि की मांग बढ़ने में से इसकी कीमतों में वृद्धि हुई तथा किसानों की क्रय शक्ति से यह और दूर होने लगी। जमींदारों एवं किसानों के मध्य कोई परंपरागत समझौता न होने से इन जमींदारों ने कृषि के विकास के लिए न किसी प्रकार का निवेश किया, न ही इस कार्य में कोई रुचि ली। इन जमींदारों का हित ब्रिटिश शासन के चलते रहने में ही था और इसलिए इन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन में अंग्रेजों का साथ दिया, जिसका उपयोग वे अपने विरुद्ध होने वाले मुकदमे के लिए करते थे। कृषि में स्थिरता एवं उसकी बर्बादी। कृषकों के पास न ही कृषि के साधन थे और न ही कृषि में निवेश करने के लिए धन। जमींदारों का गांवों से कोई संबंध नहीं था तथा सरकार द्वारा कृषि तकनीक एवं कृषि से संबंधित शिक्षा पर व्यय किया जाने वाला धन बहुत कम था। इन सभी कारणों से भारतीय कृषि का धीरे धीरे पतन होने लगा तथा उसकी उत्पादक बहुत कम हो गई। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में भारतीय कृषि में एक और महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ, वह था कृषि के वाणिज्यीकरण। इस समय तक कृषि जीवन यापन का एक मार्ग थी, न कि व्यापारिक प्रयत्न। अब कृषि पर वाणिज्यिक
प्रभाव आने लगा। अब कुछ विशेष फसलों का उत्पादन राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के लिए होने लगा, न कि ग्रामीण उपयोग के लिए। मूंगफली, गन्ना, पटसन, कपास, तिलहन, तंबाकू, मसालों, फलों तथा सब्जियों जैसी वाणिज्यिक फसलों का उत्पादन बढ़ गया, क्योंकि ये फसलें अब अन्य के स्थान पर अधिक लाभदायक सिद्ध होने लगी थी। संभवतः बागान उद्योगों तथा चाय, कॉफ़ी, रबर एवं नील इत्यादि में तो कृषि का वाणिज्यीकरण अपने चरमोत्कर्ष में पहुंच गया। इन बागान उद्योगों का स्वामित्व लगभग यूरोपियों के हाथों में था। इनके उत्पाद मुख्यतः अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेचने के उद्देश्य से ही तैयार किए जाते थे। वाणिज्यीकरण और विशेषीकरण की इस प्रक्रिया को कारणों ने प्रोत्साहित किया, जैसा मुद्रा अर्थव्यवस्था का प्रसार, रूढ़ि और परंपरा के स्थान पर संविदा और प्रतियोगिता, एकीकृत राष्ट्रीय बाजार का अभ्युदय, देशी एवं विदेशी व्यापार में वृद्धि, रेलवे एवं सड़क संचार साधनों से राष्ट्रीय मंदी का विकास एवं अंग्रेजी पूंजी के आगमन से विदेशी व्यापार में वृद्धि। भारतीय कृषकों के लिए कृषि का वाणिज्यीकरण एक व्यवस्था थी। भूमि कर अत्यधिक होने से उसे अदा कर पाने में वह असमर्थ था। फलतः उसे साहूकारों से ऋण लेना पड़ता था, जिनकी ब्याज दरें काफ़ी अधिक होती थी। फलतः उसे साहूकारों से ऋण लेना पड़ता था, जिनकी ब्याज दरें काफ़ी अधिक होती थी। इस ब्याज की चुकाने के लिए उसे अपने उत्पाद को काफ़ी कम मूल्य पर बेचना पड़ता था। कई बार तो उसे अपने ही अनाज को साहूकार के यहाँ बेचकर द्वारा ज़रूरत पड़ने पर दुगने मूल्य पर उसे खरीदना पड़ जाता था। कृषि का वाणिज्यीकरण होने से भारतीय कृषि मूल्यों पर विदेशी उतार चढ़ाव का प्रभाव भी पड़ने लगा। 1860 के पश्चात कपास के मूल्यों में जो वृद्धि हुई, उससे बिचौलियों को काफ़ी लाभ प्राप्त हुआ, जबकि कृषकों को इसका कोई लाभ नहीं हुआ। इसी प्रकार 1866 में जब मंदी आई तो इसकी मार किसानों पर पड़ी, जिसके फल स्वरूप गांवों में किसान ऋण के बोझ में और दब गए। उनकी जमीनें नीलाम हो गई, उन्हें अकाल का सामना करना पड़ा तथा दक्षिण भारत में व्यापक पैमानों पर किसान आंदोलन हुए। आधुनिक उद्योगों का विकास 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भारत में बड़े पैमानों पर आधुनिक उद्योगों का स्थापना की गई, जिसके फलस्वरूप देश में मशीनी युग प्रारंभ हुआ। भारत में पहली सूती वस्त्र मिल 1853 में कावसाजी नानाभाई ने बम्बई में स्थापित की। इसी प्रकार भारत की पहली जूट मिल 1855 में रिसार बंगाल में स्थापित की गई, लेकिन इस समय तक अधिकांश आधुनिक उद्योग का स्वामित्व एवं विदेशों के हाथों में ही था। भारत में मुनाफे के व्यापक संभावनाएं, सस्ते श्रम की उपलब्धता, कच्चे एवं तैयार माल की उपलब्ध, भारत एवं उसके पड़ोसी देशों के बाजारों की उपलब्धता, पूंजी निवेश की अनुकूल दशाएं, नौकरशाही द्वारा उद्योगपतियों को समर्थन देने की दृढ़ शक्ति तथा कुछ वस्तुएं जैसे चाय, जूट एवं मैंगनीज के आयात के लाभप्रद अवसरों के कारण कुछ वस्तुएं जैसे चाय मिलें जो 19वीं शताब्दी में अस्तित्व में आई, जबकि 20वीं शताब्दी में चीनी, सीमेंट इत्यादि।
क्षेत्रों में भारतीय स्वामित्व वाले उद्योग स्थापित किए गए, लेकिन इस अवधि में भारतीय में स्वामित्व वाले उद्योग के समक्ष अनेक समस्याएं थी, जैसे खाद्य की समस्या, सरकार द्वारा प्रशुल्क संरक्षण का अभाव, विदेशी उद्योगों से असमान प्रतिस्पर्धा तथा ब्रिटिश उद्योगपतियों का दृढ़ विरोध, जो कि वित्तीय संरचना के क्षेत्र अत्यधिक समृद्ध थे। सामाजिक तौर पर एक औद्योगिक पूंजीवादी वर्ग तथा श्रमिक वर्ग का अभ्युदय इस कारण की एक महत्वपूर्ण विशेषताएं थी। थैंक यू दोस्त, कैसा लगा आपको ये वीडियो? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू। जय हिंद।